करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस से ही हमारी जितनी कमियां होती है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो ये कोटेशन भी है कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट का 2012 का पेपर लेके आया हूं। ये पेपर थोड़ा लॉजिकल भी है, डिफिकल्ट भी है और अच्छा भी है, क्योंकि पुराने पेपर है तो ठीक ठाक लेवल के पेपर हैं। तो इनको आज हम देखेंगे, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है, उसके लिए एक सेट के तौर पे कर सकता है, प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो इसको आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ही क्वेश्चन है इसके अंदर, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक विज्ञान में प्रकट होता है कहाँ थी। तो ये हीगल ने बात करी थी कि जो हीगल का नोशन था कि हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट माइंड ऑफ एक्सप्रेस इन सोशल लाइफ। तो ये इनका मानना था कि प्रशिया के अंदर ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रशिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था और विकसित था। तो इनका ये मानना था समकालीन प्रशिया राष्ट्र के अंदर। तो पहला इसका ऑप्शन सही है। मैकावली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया। तो इन्होंने बताया था, ये इनकी याद रखें, मैकावली की जो पुस्तक थी प्रिंस, प्रिंस के अंदर इन्होंने बताया था कि राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जनता के प्रति, और क्या क्या कार्य में उन्हें संलग्न लेना चाहिए और उसे अपनी शक्ति कैसे बढ़ाती रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बातें उन्होंने प्रिंस के अंदर करी थी, और उन्होंने बताया था कि राजा को एक संयत व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। रॉल्स में सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है। तो इन्होंने ये जो फोर्थ है इसका, समान, इसको सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा नहीं माना है। निम्नलिखित में से किसने कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। तो ये बात करी थी हॉब्स ने ये बात करी थी। पांचवा क्वेश्चन है, ये हमें रूसो की जितनी भी कृतियां उनको व्यवस्थित तरीके से लगाना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रूसो की पुस्तक आई थी वो आई थी द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। फिर उसके बाद द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिनल ऑफ इनइक्वालिटी। फिर लास्ट में इमेली आई है, जिसके अंदर इन्होंने एजुकेशन के ऊपर अपना कार्य किया है। बहुत अच्छी पुस्तक बताते हैं इसको इमली, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर इसके ऊपर बताया था कैसे कैसे होनी चाहिए। और लास्ट में सबसे आई है सोशल कॉन्टैक्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन। और इसको हमें सुमेलित करना था कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा थिंकर। तो आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। ऑन लिबर्टी के साथ जुड़े हुए हैं जेएस मिल। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के साथ जुड़े हैं रॉबर्ट नॉजिक। आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हैं अमर्त्य सेन। लेक्चर ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के साथ जुड़े हुए हैं टीएच ग्रीन। तो इसको इस प्रकार से मैचिंग करना था। मैं एक बार इसको इंग्लिश में देख लेता हूँ। तो ये इस प्रकार से था, ऑन लिबर्टी के साथ जुड़े हुए हैं जेएस मिल, और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के साथ रॉबर्ट नॉजिक। आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ अमर्त्य सेन, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो जस्टिस है लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करके ही आ सकती है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये पुस्तक पूछी गई है एग्जाम के अंदर टीएच ग्रीन के पीछे यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। सेवंथ क्वेश्चन भी मैचिंग से ही रिलेटेड है। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। तो ये बहुत फेमस है। प्लेटो ने बताया था कि अपने व्यक्ति को अपना कार्य करते रहना चाहिए और किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये प्लेटो इसके साथ जुड़े हुए हैं। उचितता के रूप में न्याय, उचितता के रूप में न्याय जुड़ा हुआ है, जस्टिस एज फेयरनेस की बात करी है। रॉल्स ने अनुपातिक समानता के रूप में न्याय की बात के साथ जुड़े हैं अरस्तु। शक्तिशाली के हित में न्याय, ये जुड़े हुए हैं थैसीमैकस। तो इस प्रकार से इसका मेल था। एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, तो ये भी इसी प्रकार से था। जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास। तो इसका प्लेटो। जस्टिस एज फेयरनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉल्स के साथ क्लियरिटी आती है इससे। जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया रॉल्स का जुड़ा हुआ। जस्टिस प्रपोर्शनेट इक्वालिटी के साथ अरस्तु। जस्टिस एज ए इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो ये थैसीमैकस ने बात करी थी। आठवां क्वेश्चन ये भी मैचिंग से ही रिलेटेड है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। गुफा का सिद्धांत तो आप जानते हैं प्लेटो के साथ जुड़ा हुआ है। स्वर्णिम संतुलन की बात करी है अरस्तु ने। स्त्री के रूप में भाग्य, मेगावली के साथ जुड़े हुए हैं, और आविच्छन शांति के साथ जुड़े हुए हैं कांट। तो इस प्रकार से इसका मेल था। आप इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए। तो नौवां क्वेश्चन जो कि असैसन और रीजनिंग से संबंधित था। तो मार्क्स एक क्रांतिकारी था। तो ये बात सही है, मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया से कोई नहीं था। तो ये बात गलत है, क्योंकि मार्क्स ने भौतिकवादी सिद्धांत दिया है, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा भी मार्क्स ने दी है। तो ये गलत है, बाकी पहला सही था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये बात सही है। अरस्तु के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना के इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो ये बात सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है।
11वां क्वेश्चन है जो कि समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया? तो ये विकसित किया है मानव विज्ञान के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ हम हंस के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। प्रकृतिवाद का निर्वाचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह किसने कहा? तो ये कहा था डब्ल्यू जी रेंसीमैन ने ये बात कही है। यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्था से गुजरना पड़ता है? तो ये बात करिए विकासशील समाज के बारे में कि विकासशील समाज को अगर विकसित होना है तो उन्हें राजनीति को एकीकरण करना पड़ेगा और अपने समाज के अंदर औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय कल्याण के लिए प्रचुरता की अवस्था से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात करी थी ऑर्गेन्स्की ने ये बात कही है। और लुसेन पाई ने ईसीडी मॉडल दिया, जानती है, ये भी विकासशील देशों के ऊपर उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। 14वां क्वेश्चन है, इसमें से हम बताता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको मैंने ऊपर बताया था लुसेन पाई ने ईसीडी मॉडल दिया है। ये आधुनिकता के साथ नहीं जुड़े हुए, आधुनिकता के साथ की जो अवधारणा है सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए हैं उसके साथ, वेलेनस्टीन जुड़े हुए हैं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के साथ, आप जानते हैं थेडस कोल्डफोर्ड नव संस्थावाद संचार थ्योरी के साथ कॉल्ड ड्यूस जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ जो हमें नहीं मिल रहा था वो लुसेन पाई इसका सही नहीं मिल रहा है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सारे थिंकर्स जितने भी है, पैरेटो, मिल्स, गैसेट, तो ये सारे के सारे इलीट थ्योरी है। इलीट थ्योरी बेसिकली ये है कि वो कहती है कि समाज के अंदर कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो प्रभुत्वशाली होते हैं, उन्हीं के पास सारी शक्तियां होती है। तो ये इलीट थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर जो पूछा गया है कि कौन किससे सम्मिलित नहीं है तो उसको देख लेते हैं। पैरेटो विशिष्ट अविशिष्ट की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं, मिशेल जनसमूह मानस अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं, मिशेल्स इसके साथ नहीं जुड़े हुए, राजनीतिक फार्मूले के साथ नहीं जुड़े हैं, गैसेट जनसमूह के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही है जो कि सुमेलित नहीं है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके सर्वेक्षण में नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? तो नागरिक संस्कृति की अवधारणा आप जानते हैं किसने दिया है? सिडनी वर्मा ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने बताया था कि जो यूएस है, यूके है और जर्मनी, इटली, इन सब के अंदर नागरिक संस्कृति का विकसित हो चुकी है। असामान्य विनिमय यानी अनइक्वल एक्सचेंज का आइडिया दिया है समीर अमीन ने। बहुत फेमस कोटेशन इनकी, समीर अमीन की थ्योरी है अनइक्वल एक्सचेंज। पार्टी व्यवस्था संबंधी डुवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो पार्टी व्यवस्था का इन्होंने बहुत अध्ययन किया है डुवर्जर ने। इन्होंने पार्टी को कॉकस और शेल और मिलिशिया इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो ये कहाँ से किया है इन्होंने? पश्चिमी यूरोप के अनुभव से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही है, माफ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है मैं बताना था, तो वह राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का भी, तो ये बात सही है। समस्त कार्यकारिणी शक्ति उसके पास है, ये बात भी सही है। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा है, तो ये बात गलत है क्योंकि ऐसी बात सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ही है। वह विधानमंडल की को विघटित करने की शक्ति रखता है, तो ये बात भी गलत है। तो इसका पहला और दूसरा ही सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन है, एफ ए मार्क्स की परिपालक अभिरक्षक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकी जनहित अभिरक्षक ये है, क्षमताशाली भी है, एक धीरजवादी ये भी है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है ये व्यवस्था उन्होंने नहीं बताई है। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई? तो ये रामनंदन कमेटी थी जो ओबीसी के आरक्षण के संबंध में थी, तो ये समिति थी रामनंदन कमेटी। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की बात करिए माइनर विनर ने। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार के ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? तो ये किया था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी बात कही थी योजना आयोग की। भारतीय सरकार के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय सरकार के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसको देख लेते हैं। राज्यसभा राज्य के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये स्थानीय हितों का नहीं प्रतिनिधित्व करता, ये राष्ट्र के तौर पे होता है राज्यसभा। तो ये राज्य की
राज्य का ही प्रतिनिधित्व करता है, ना कि वहाँ की स्थानीय तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट हो गई वो प्रतिनिधित्व करती है, तो ये इसका सही नहीं है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से, तो ये भी बात पहले थी लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, ऐसा नहीं है अब। तो ये उस समय सही था लेकिन अब वैसा नहीं है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, ये बात सही है। जनसंख्या के आधार पर ही राज्य में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल यूएस के सीनेट के कार्यकाल के समांतर 6 वर्ष का कार्यकाल वहां पे भी होता है, और 2/3 सदस्य जो वहां पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं तो वहां पे भी होते रहता है ऐसे ही। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह, तो ये सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे इसके पहले सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रही थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके सेकंड थे। भारतीय संघ की व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको सौदेबाजी संघीय व्यवस्था के तौर पे बताया था। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मंडल आयोग का अध्यक्ष था ये बीपी मंडल थे। बीपी मंडल ने मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में अंतर राज्य परिषद कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ है भारत के अंदर अंतर राज्य परिषद कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ है 1990 के दशक में, और इसका वर्णन आर्टिकल 263 के अंदर है, ये भी आप याद रखें। आर्टिकल 263 अंतर राज्य परिषद के साथ जुड़ा हुआ है। विभिन्न संबंधित संसदीय समिति विभिन्न विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो ये किया गया था 1989 के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था आई थी वो 1935 के अंदर जो रिफॉर्म था भारत सरकार अधिनियम, तो इसके तहत ये भारत के अंदर संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ये याद रखें आप, संघीय न्यायालय। तो इसका डी ऑप्शन सही था। इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, यूजीसी नेट के एग्जाम में तो कई बार आई है ये। एल.डी. वाइट ने ये पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? अनौपचारिक संगठन की प्रतिपादन किसने करी है? तो ये करी है एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने अनौपचारिक संगठन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ह्यूमन अगर आता है क्या बोलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ कौन जुड़े हैं? तो ये हर्बर्ट साइमन जुड़े हुए हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। कनेक्ट रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था तो है, तो ये था सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में था रिक्स ने दिया था। रिक्स ने तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की अवस्था में इन्होंने बताया था कि साला मॉडल भी इन्होंने दिया। रिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज की बात भी कही और इन्होंने सारी व्यवस्था विकासशील देशों के अध्ययन के संदर्भ में कही है। जैक्सोनियन सिद्धांत निम्नलिखित भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इनामी प्रणाली को, इसको भी कहा जाता है। मिन्नोबिक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 प्रमुख मुद्दों पर बहस की गई? तो ये की गई थी उसकी प्रासंगिकता, मूल्यों, समानता और परिवर्तन पे। और फ्रैंक मेरिनो ने जो पुस्तक लिखी थी मिन्नोबिक्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर 1971 के अंदर, इसी के बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा आई थी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद एल.डी. वाइट ने पुस्तक लिखी थी, उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विश्व पटल पे उभार हुआ इसका। किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो ये बात कही है पीटर एफ ड्रकर ने, ये बात कही है। Who said successful management involve management by objective? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अगर आइडिया आया आप याद रखें, पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर। ये पीछे अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर भी इनका क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीटर ड्रकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन्होंने ही दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने। 37 क्वेश्चन है, किस पुस्तक में रॉबर्ट डाहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की? तो ये इन्होंने व्याख्या की है हु गवर्न्स इनकी पुस्तक थी, उसके अंदर इन्होंने ये बात कही थी। और अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया भी इनकी पुस्तक है, वो भी आप याद रखें। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की? तो ये करी थी फॉल्टन आयोग ने करी थी, इसका बी ऑप्शन सही है। यह शासन और रीजनिंग से संबंधित है, तो इसको देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए? तो ये बात सही है, किए जाने चाहिए सरकार को ऐसे उपाय।
और भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो आर्य की सही आर्य दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और ये ओम्बुड्समैन यानी जो लोकपाल हमारे देश के अंदर है, यानी एक भ्रष्टाचार निवारण समिति या संस्था को उसके कार्यकाल निम्नलिखित वर्षों में से देशों से स्थापित इनको मैचिंग करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। स्वीडन के अंदर है, स्वीडन के अंदर आया 1819 के अंदर। फिर फिनलैंड के अंदर जो ये आया है वो आया है 4 1919 के अंदर। और न्यूजीलैंड के अंदर जो है ये 1962 के अंदर। और जो यूनाइटेड किंगडम 1967 के अंदर। और भारत के अंदर जो लागू हुआ है ये 2013 के अंदर हुआ है। ये भी आप याद रखें, जन लोकपाल बिल जिसे हम कहते हैं। उत्तर सोवियत संघ में वैश्विक स्तर पर रशिया का दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। तो ये हमें सीधा पता है, व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? तो ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में आ रखा था। ये अल्प विकास का शब्द का सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि अल्प विकास शब्द किसने दिया है। तो ये दिया था एमिलियो वेलस्टाइन ने ये अल्प विकास शब्द दिया है। यूएसए द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य, तो कंटेनमेंट की नीति का जो लक्ष्य था वो था यूएसए का जो यूएसएसआर के साथ जो युद्ध चल रहा था, उसको जो यूएसएसआर अपना वैश्विक स्तर पर जो अपना प्रभाव ना बढ़ा पाए उसको रोकने के लिए जो नीति लेके आए थे वो उसे कंटेनमेंट की नीति कहा जाता था। रीगन के द्वारा शायद लेके आई गई थी इस नीति को, जितना मुझे याद है। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है, सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर रोकने के लिए ये नीति आई थी। 1997 की कियोटो उपसंधि में निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया? तो ये अपनाया गया था ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के संबंध में। ये जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना इसका मेन लक्ष्य था। इसे हमें मैचिंग करना था कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो आइए इसको देख लेते हैं। मार्टिन कैप्लान जुड़े हुए हैं उपव्यवस्था सिद्धांत के साथ, मार्टिन कैप्लान इसके साथ जुड़े हुए हैं। एंड्रे गुटरफैक के साथ जुड़े हुए हैं प्रश्चेता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ। हंस जे मार्गेनथाउ जुड़े हुए हैं यथार्थवाद के साथ। मिखाइल गोर्बाचेव जुड़े हुए हैं पेरेस्ट्राइका और गलास्ताद की जो सुधार प्रणाली थी यूएसएसआर के अंदर, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार था? तो 46वां क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? तो ये करते हैं राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के साथ उतने भी कम हो। तो ये जो राष्ट्रों के बीच जो व्यापार होता है उसके अवरोधाओं को कम करने के लिए डब्ल्यूटीओ का पारस्परिकता सिद्धांत कार्य करता है। आप जानते हैं नाम से लग रहा है पारस्परिकता सिद्धांत किसके लिए काम करता है। तो जो राष्ट्र के बीच जो व्यापार होते हैं उसके अवरोधों को कम करने के लिए कार्य करता है। नीचे सूचीकृत घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसको हमें कालानुक्रम करना था कि कौन सी घटना किसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले हुई है, सोवियत यूनियन के कंटोनमेंट सीमित रखने के लिए यूएसएसआर की नीति सबसे पहले ये आई थी। फिर उसके बाद आई थी ईरान इराक का युद्ध। फिर उसके बाद पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन जो कि 1991 के अंदर हुआ है। फिर अफगानिस्तान में आतंक के विरुद्ध यूएसएसआर का युद्ध। तो इस प्रकार से इसका मेल था, डी ऑप्शन इसका सही था। यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये V.I. लेनिन ने कहा है ये बात। हंस बिलाक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो ये होते हैं जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक के स्थानों का निरीक्षण। तो ये अब तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नार्गो काराबाख किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है? तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये विवादास्पद क्षेत्र है। तो ये पेपर था यूजीसी नेट का 2012 का ये पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा आपको कैसा लगा। तो
इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।